कहाँ था सोने की लंका थी, आज दाने दाने के लिए तरस रही है। चुनाव में जैसा हमारे यहाँ फ्री बांटो अभियान चल रहा है, अनाज फिर बंट रहा है, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, इसको पैसा उसको पैसा, ये जो फ्री बांटने की उम्मीद जगह थी, ऐसे ही इन्होंने फ्री बांटने के चक्कर में वहाँ टैक्सेशन बेहद कम कर दिया। अर्थशास्त्रियों की बात कोई नहीं मानता, पत्रकारों की बात कोई नहीं मानता, सवाल उठाने पर देशद्रोही करार किया जाता है। तो फिर क्या हम लंका की स्थिति में जा रहे हैं? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो कर्ज हम ले रहे हैं, हमारा देश ले रहा है, जब ये वापस करने का और इसका ब्याज देने का समय आएगा तो जो भी सरकारें होगी उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होगा। क्या हमारे बजट का 30 से 40% पैसा हम सिर्फ कर्जे का ब्याज चुकाने या कर्जा चुकाने में लगाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें एक 2000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा चाहिए, नई पार्लियामेंट चाहिए, या गरीब के घर में रोजगार चाहिए। इसके बहुसंख्यक राजनीति खेलने के चक्कर में आज वो लंका बिल्कुल डूबने के कागार में है, डूब चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है, और इस बार तुलेगा आवाम, यानी आप लोगों की तुलाई होनी है। क्यों होनी है? मैं आपको ले चलता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क लंका में। आज श्रीलंका में अफरा तफरी मची हुई है। शायद इतनी अफरा तफरी तो रामायण काल में भी नहीं मची होगी जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। लेकिन इस बार इस कलयुग में आग क्यों लगी है? लंका एक छोटा सा द्वीप है जहां अपना एक उनका सरकार है, और लंका के भारत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। वहाँ सिंहल जाति के लोग करीब करीब 90% है, 90-94%, 6-7% बाहर के लोग हैं, जिसमें तमिलियन भी है। तमिल के लिए अलग देश की डिमांड करते हुए तमिल एलम की घोषणा हुई थी, और प्रभाकरण ने जो लड़ाई लड़ी उसके बाद उसका जो अंत हुआ और फिर लंका नॉर्मल पे आ गई, ये सारी दुनिया ने देखा है। लंका की कुल पॉपुलेशन 22 मिलियन लोग हैं। लंका का मुख्य जो इनकम का सोर्स है वो टूरिज़्म था। और मुझे याद है जब मैं पहली बार लंका गया, कोलंबो, तो मैंने देखा कि वो केरल से भी सस्ता था। जो लोग केरल जाना चाहते थे तो केरल का टूरिज़्म नीचे आ गया था और लंका का टूरिज़्म एकदम ऊपर आ गया था। कैसीनोस थे, होटल्स थे, समुद्री किनारे थे, और फिर हिंदुओं के लिए एक रामायण सर्किट था। जानकी की कुटीर कहाँ थी, यहाँ से लेके सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कई लोग कई कारण बताते हैं, लेकिन जब मैं लंका की विश्लेषण करता हूँ, और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं तोल आवाम को रहा हूँ, इसमें आपकी भी तुलाई होनी है, लेकिन मैं थोड़ा लंका पे आपको ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हम भारत पे आएंगे। लंका एक कर्जे के ट्रैप में अटक गई है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट उसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। चाइना ने बहुत सारा फंडिंग किया, कर्जा दिया। चाइना का कर्जा वापस करने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन कुल उनका जो कर्जा है उसका अनुपात देखा जाए तो चाइना का कर्जा मात्र 10% है। उन्हें सबसे बड़ी मार पड़ी जो है वो जापानीज़ कर्जे से है, जो इंटरनेशनल सॉवरिन बॉन्ड उन्होंने खरीदे थे। अब ये समय आ गया है कि उसका रीपेमेंट और ब्याज और उसका कुछ इंस्टॉलमेंट देना है, जो उनको भारी पड़ गया। वो करीब करीब 30% है। चाइना में, लंका में सब कुछ ठीक चल रहा था, टूरिज़्म भी ग्रो कर रहा था। वहाँ चुनाव हुए, राजपक्षे की पार्टी सत्ता में आई, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जैसा हमारे, अब मैं आपको अपने देश की तुलना करता हूँ, जैसा हमारे यहाँ बोला गया था उत्तर प्रदेश की तुलना में 80 बनाम 20, तो उन्होंने वहाँ पे 95 बनाम 5 की बात की, और कहा कि हमें सिर्फ सिंहल के वोट चाहिए, जो सिंहल नहीं है उनके वोटों की हम परवाह नहीं करते। उसका कमबैक ये हुआ, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और जैसे ही वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए तुरंत वहाँ की टूरिज़्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और टूरिज़्म नीचे आया। ये अप्रैल 2019 की बात मैं कह रहा हूँ, कोविड के पहले की। और ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले कुछ बुद्धिस्ट लोग
बोले जाते हैं, कुछ तमिलियन बोले जाते हैं, कई चीज़ें हैं जो उनके आंतरिक द्वंद्व में सामने आए। क्योंकि जो एक सामाजिक ताना बाना था, नई पार्टी ने मेजॉरिटेरियन बहुसंख्यक राजनीति खेलते हुए उस ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास किया और वहीं प्रजातंत्र खतरे में आ जाता है। जैसे ही 2019 में इकोनॉमी डाउन हो गई, टूरिज़्म कम हो गया, जब उनको लगा कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है, उसी के बीच में कोविड आ गया और कोविड की मार के बाद जो टूरिज़्म डाउन हो गया वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो देश में अराजकता मची हुई है। तो जो बाहर से कर्जा लिया था वो कर्जा उनको वापस करना था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, पैसा नहीं था। मेरी कुछ वहाँ के सांसदों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी क्राइसिस हो गई थी पैसे की कि हमने फर्टिलाइज़र, खाद इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया और सरकार ने बोल दिया कि हम अब ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती का प्लान जो था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने का पैसा ही नहीं था। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कर्जा उतारने में या ब्याज देने में फेल हो जाते हैं तो आपका रेटिंग डाउन हो जाता है और फिर आपको फिर पैसा मिलना मुश्किल सा हो जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने IMF से लिया है। यदि मैं लंका की इकोनॉमी को देखता हूँ तो 1965 से लेकर अभी तक 16 कर्जे IMF से लिए हुए हैं उन्होंने। और ये जो 16 कर्जे हैं, ये IMF से जब भी कोई देश कर्जा लेता है तो IMF जो कंडीशंस डालती है उस कंडीशंस के तहत आपको आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर IMF के अनुसार आपको अपना बजट तय करना पड़ता है, जिसमें बजट डेफिसिट कम हो जाता है, जिसमें सब्सिडीज़ कम हो जाती है, आप सब्सिडी नहीं दे सकते। बहुत सारी चीज़ें बजट में कंट्रोल करता है IMF। इस वजह से आपके देश की जो देश चलाने की जो आपकी स्थिति है वो और कमज़ोर हो जाती है। इसी बीच में चुनाव में जैसा हमारे यहाँ फ्री बांटो अभियान चल रहा है, अनाज फिर बंट रहा है, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, इसको पैसा उसको पैसा, ये जो फ्री बांटने की उम्मीद जगह थी, ऐसे ही इन्होंने फ्री बांटने के चक्कर में वहाँ टैक्सेशन बेहद कम कर दिया। और जब टैक्सेस कम कर दिया, वहाँ वैट जो लगता है वो बहुत कम कर दिया, कारपोरेट टैक्स में भी कटौती कर दी। उस वजह से करीब करीब जो वैट वहाँ 15% लग रहा था वो 8% पे आया, क्योंकि मतदारों को खुश करना था। और कारपोरेट टैक्स 28 से 24 पे लाया। उससे उनके जो GDP था उसमें 2% की कमी आ गई और ये बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ बम ब्लास्ट से इकोनॉमी कम होना, उसके बाद कोविड की मार पड़ना, फिर आपने लोगों को खुश करने के लिए टैक्सेस में कटौती की, इस वजह से आपका GDP डाउन हो गया। सब दूर आपका ग्राफ जो नीचे जा रहा था, ऐसे में फिर क्योंकि लंका में ऑर्गेनिक खेती आने के बाद खेती का प्रोडक्शन भी करीब करीब 50% डाउन हो गया था। ऐसे में अनाज, सारी चीज़ें आपसे बाहर से लानी है। जिस देश में सब कुछ बाहर से आना है उसमें पैसा चाहिए, और जब पैसा नहीं है तो फिर जिसके पास जो चीज़ें थी चाहे उस दाम पे बेचना शुरू कर दी। शक्कर 500 रुपये किलो चली गई थी, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 1000 रुपये लीटर से ऊपर चले गए थे। और उसके बाद जो अराजकता मची, बहुत प्रयास किया सब विरोधी पार्टियों ने कि एक नई साझी सरकार बनी जाए, सब मिलकर इस क्राइसिस को देखेंगे। लेकिन सत्ता का लालच जिसको आ जाता है, वो जो राजपक्ष परिवार था, करीब करीब उस परिवार में शायद ही कोई हो जो सत्ता के भागीदारी में नहीं था। तो एक परिवार के हाथ में सत्ता आ गई थी, एक अंकुश विहीन सत्ता थी। और उसके बाद बढ़ता हुआ कर्जा, लोगों को बांटनी हुई चीज़ें, लगातार गिरती हुई इकोनॉमी और तुगलकी फरमान जो निकाले हैं उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे, ये तमाम चीज़ों से एक बात सामने आ गई कि अराजकता मच गई। लोगों ने जब देखा कि ये सत्ताधीश सत्ता के ऊपर फेविकॉल का जोड़ लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर हमले हुए। हमले ये हो गई कि एक सांसद की जान गई, प्रधानमंत्री वर्तमान में भाग के नेवी के बेस में हो गया है। आर्मी ने ऑर्डर दिया शूट एट साइट। कहाँ था सोने की लंका थी, आज दाने दाने के लिए तरस रही है। ये वहाँ की जनता की मूर्खता है कि आप जो सामाजिक ताना बाना था उसको तोड़ के एक राजनीतिक जो अहम जिसने जगाया कि मेजॉरिटेरियन, कि हम मेजॉरिटी के लोग हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, इसके बहुसंख्यक राजनीति खेलने के चक्कर में आज वो लंका बिल्कुल डूबने के कागार में है, डूब चुकी है। आने वाले कई सालों तक लंका उभरती हुई नज़र नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, ये सारे लोग उसको उभारने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन अपने कंडीशन पे चलाएंगे। सरकार उनकी होगी, चलाएगी वर्ल्ड बैंक और IMF।
अब मैं अपने देश में आता हूँ। हमारे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो हमारे ऊपर मात्र 57 लाख करोड़ का कर्जा था। 1947 से लेके 2014 तक 57 लाख करोड़ का कर्जा, जिस कर्जे में IITs बने, IIM बने, बहुत सारे रोड्स बने, मतलब देश इतनी बुरी हालत में नहीं था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आए, एक गुजरात का मॉडल लेके आए, तो गुजरात का मॉडल लोगों को समझ में नहीं आया। मेरे जैसे जो लोग लगातार गुजरात के मॉडल की निर्भसना करते थे, हमें देशद्रोही करार दिया गया। गुजरात का मॉडल क्या था? गुजरात का मॉडल कर्ज लो और दिवाली मनाओ वाला मॉडल था। गुजरात में जब केशुभाई पटेल जब सरकार छोड़ गए थे तो गुजरात में नहीं के बराबर कर्जा था। जब मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने आए तो गुजरात में कई गुना ज़्यादा कर्ज लद चुका था। ये मोदी जी टाइप ऑफ फंक्शनिंग है कि जो कर्ज लेके दिवाली मनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 1947 से लेकर 2014 तक जो मात्र 57 लाख करोड़ कर्जा हमारे देश पे था, वो बढ़ के अब 130 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब 2014 से 2022 तक करीब करीब 78 लाख करोड़ कर्जा ज़्यादा लिया गया। इसके मायने हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक जो कर्जा था उससे 1.5 गुना कर्जा मात्र 14 से लेकर 22 तक ले लिया गया। और उसकी परिणति क्या है? बेरोजगारी। उसकी परिणति क्या है? महंगाई। उसकी परिणति क्या है? मंदिर। उसकी परिणति क्या है? काशी कॉरिडोर। उसकी परिणति क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू। इसकी परिणति क्या है? किसी मीनार को, दिल्ली के कुतुब मीनार को विष्णु के नाम से जाना जाए। इसकी परिणति क्या है? लाउड स्पीकर उतारना और हनुमान चालीसा पढ़ना। वो जो कर्ज लिया गया है, ये जब सर्विसिंग पे आएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो कर्ज हम ले रहे हैं, हमारा देश ले रहा है, जब ये वापस करने का और इसका ब्याज देने का समय आएगा तो जो भी सरकारें होगी उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होगा। क्या हमारे बजट का 30 से 40% पैसा हम सिर्फ कर्जे का ब्याज चुकाने या कर्जा चुकाने में लगाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? क्या हम श्रीलंका के मोड़ में जा रहे हैं? 5 राज्यों के चुनाव में जो फ्री की चीज़ें बांटने की जो ऐलान हुए, उसके बाद जो सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई, जिसका जिक्र इस प्रोग्राम में भी पहले किया था, उन्होंने कहा था कि क्या हम लंका के रोड पे जा रहे हैं? अर्थशास्त्रियों की बात कोई नहीं मानता, पत्रकारों की बात कोई नहीं मानता, सवाल उठाने पे देशद्रोही करार किया जाता है। तो फिर क्या हम लंका की स्थिति में जा रहे हैं? और मैं इसलिए आवाम को तोड़ रहा था आज कि लंका वालों ने जो गलती की वही गलती हम बार बार कह रहे हैं। हम 20 बनाम 80 की राजनीति करने में खुश है, हम मंदिर मस्जिद की राजनीति में करने में खुश है, हम लाउड स्पीकर उतारने और चढ़ाने में खुश है, हम हनुमान चालीसा और अजान की चक्कर में खुश है, हम हलाल और झटके में खुश है, हम नकाब पहने कि नहीं पहने, हिजाब पहने कि पहने, इस पे खुश है, हम गीता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे खुश है, हम घर में गीता बांटने के इसमें खुश है, हम गांडी बांटने के चक्कर में खुश है, हम धर्म सांसदों में खुश है। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें हम खुशी ढूंढ रहे हैं, ये हमें उस लंका के रास्ते पे लेके जा रही है। एक छोटे से देश से यदि इतने बड़े देश ने नहीं सुना तो आगे क्या होगा? आप आज भी देख लीजिए, यदि ये 5 किलो अनाज जो घर में आ रहा था, यदि ये आना बंद हो जाए तो क्या अभी जो महंगाई वर्तमान में मार्केट में है, क्या एक गरीब परिवार अपने 2 टाइम की रोटी खा पाएगा? सवाल पूछिए अपने आप को, इसका जवाब मिलेगा। आज कहते हैं वित्त मंत्री, जो महंगाई लोग बोल रहे इतनी तो नहीं है, फिर RBI रेपो रेट क्यों घटाती है? एक सरकार का एक डिवीजन एक बात करता है, दूसरा डिवीजन दूसरी बात करता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें एक 2000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा चाहिए, नई पार्लियामेंट चाहिए, या गरीब के घर में रोजगार चाहिए। हम स्टार्टअप की बात करते हैं, यूनिकॉर्न की बात करते हैं कि जो करोड़ों रुपए के स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इस देश के 135 करोड़ संख्या के आगे क्या है? हमारे देश के 5 उद्योगपति विश्व के उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन MSME में सैकड़ों उद्योगपति जो छोटे छोटे उद्योग जन थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसके बारे में चिंता कौन करेगा? हम प्रधानमंत्री की बड़ी स्वागत हो जाता है झंडे के साथ, भगवे झंडे के साथ जर्मनी में, इस पे हम इतराते हैं, लेकिन हमारा रुपया कितना नीचे जा रहा है, रसातल पे पहुंच रहा है, इसके बारे में हम चिंतित नहीं होते।
हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे मंत्री करते हैं, लेकिन उसी इंपोर्ट, जब निर्यात हमारा बढ़ता है तब आयात की बात क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पे यदि निर्यात होता है तो रिकॉर्ड स्तर पे ही आयात हो रहा है, और रिकॉर्ड स्तर पे आयात होने पे जो डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, आयात और निर्यात का जो गैप है वो भी रिकॉर्ड में बढ़ता है। और जब निर्यात से आयात बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर रुपया नीचे ही जाना होता है। कौन सा मेक इन इंडिया, कौन सा स्टैंड अप इंडिया, कौन सा ब्रेकअप इंडिया, मुझे समझ में नहीं आता। नई नई घोषणाएं होती हैं और इसके लिए जिम्मेदार आवाम हैं, क्योंकि फिर चुनाव के समय हम विकास की बात नहीं करते, चुनाव के समय एक समझदार नेता की बात नहीं करते, चुनाव के समय जिस आदमी को इस देश की अर्थशास्त्र की समझ है उसकी बात नहीं करते, हम घोषणाओं में रह जाते हैं, हम फिर 80-20 की बात करते हैं। मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूं 31 सेकंड का टाइम मिलता है बटन दबाने के लिए, लेकिन आप 5 साल का भविष्य अपना लॉक कर देते हैं उसमें। और यदि भविष्य ऐसा ही लॉक होता गया तो फिर यही अंधभक्त जो आज भगवा लेके घूमते हैं, वही उस भगवे का डंडा लेके यदि इन्हीं नेताओं के पीछे नहीं पड़े तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कम से कम दिखना चाहिए। सांप से हरे को कटवाना नहीं चाहिए। यदि सांप से आदमी मरता है, ये आपको मालूम है, तो कटवा के क्यों मौत को दावत देनी है? लंका से कुछ सीखना चाहिए। हमारे अधिकारियों ने जो कुछ कहा ये सीखना चाहिए। हमारे इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं वो सीखना चाहिए। हमारे पूर्व गवर्नर जो कहते हैं आरबीआई के, वो सीखना चाहिए। याद करिए चंद्रशेखर की वो सरकार, जब इंग्लैंड से पैसा लेने के लिए हमें हमारा सोना गिरवी रखना चाहिए था। एक सरदार आया, उसने इस देश की इकोनॉमी को टर्न डाउन, पूरा टर्न ओवर कर दिया। पहले वित्त मंत्री बन के, बाद में प्रधानमंत्री बन के, उस 15 साल के कार्यकाल में इस देश की इकोनॉमी ने एक स्वर्णिम काल देखा। आज फिर हम उस गर्त में जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको तोड़ रहा हूं, आज से कम आइंदा ख्याल रखिएगा। 30 सेकंड का टाइम एक बटन दबाने में, 5 साल के लिए समय लॉक करते हैं, और जब समय 5 साल का बर्बाद हो जाता है, इस समय को वापस आने में सैकड़ों साल लग जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं करता हूँ। मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ, हिंद वॉइस पे आपको आवाज़ देने का प्रयास कर सकता हूँ। सुनना आपको है, इस पर एक्टिंग करना आपको है। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।